प्रत्येक दिन 10 रुपया मिल जाता था। उनको खाना भी बनाकर खिलाते थे। एयरफोर्स का नौकरी मुझे नहीं मिल रही है, इससे बड़ा नौकरी मेरे नसीब में लिखा है। लाइफ की पहली ज्वाइनिंग एज असिस्टेंट ड्राइवर, जिसको ALP बोला जाता है, रेलवे में हुई। लग रहा था कि पूरा दुनिया मेरे मुट्ठी में है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। मैंने पहली बार जीन्स पहना। बिहार SSC CGL, रेलवे का CA और SSC CGL के द्वारा डिविजनल अकाउंटेंट, एक साथ मेरे पास 3 ज्वाइनिंग लेटर मिलती है। SSC आप अगर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो 4 चीज पर आपको फोकस करनी होगी। नमस्ते, मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ। मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का निवासी हूँ। आज इस जोश टॉक मंच के माध्यम से मैं अपने जीवनी आपको बताऊंगा कि एक शख्स, एक विद्यार्थी अपने जिंदगी में कितनी नौकरी निकाल सकता है। और जो विद्यार्थी को लगता है कि पैसा के अभाव के कारण मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, वो लोग वीडियो जरूर देखेंगे, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार के होने के बावजूद भी मैं अपने जिंदगी में रेलवे, SSC, बैंक सब जॉब निकाला हूं। आप भी निकाल सकते हो। और मैं अभी डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर हूं। मैंने अपने जीवन में जो भी सफलता पाई है या जिस मुकाम पर अभी पहुंचा हूं, उसके पीछे एक लंबी कहानी है, जिसको आप सुनेंगे तो रोएंगे भी और हंसेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जीवनी के बारे में। पश्चिम चंपारण जिला को उस समय मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। वहां पर पढ़ाई कम, गोली बंदूकें की बातें ज्यादा होती थी। मेरी एडमिशन सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद कारवां रुकी ही नहीं, स्कूल जाते रहे। इस बीच बहुत सारी परेशानी आई। 7th क्लास के बाद मेरी एडमिशन अपने शहर में करा दी जाती है। वहां पर मैं प्रत्येक दिन एक पुरानी साइकिल लेकर पढ़ने जाता हूँ। बरसात हो, गर्मी हो या ठंडी हो, एक भी दिन क्लास में मिस नहीं करता हूँ। इसी मेरी लगन और मेहनत को देखते हुए मेरे वहाँ के एक हिंदी के टीचर मुझसे पूछते हैं कि तुम बेतिया में क्यों नहीं रहते हो। तो मैंने अपना प्रॉब्लम उनको समझाया कि मेरे पास पैसा उतना नहीं है कि मैं रूम लेकर यहाँ पर रहूँ। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति का छात्रावास बना हुआ है, कोई विद्यार्थी नहीं रहता है, आप यहाँ पर रह सकते हो। मैं और एक मेरा चचेरा भाई दोनों मिलकर वहाँ रहना स्टार्ट किए। तब तक उसी समय एक और साइंस के टीचर थे, उन्होंने बोला कि हम लोग का खाना बनाओ, प्रत्येक दिन तुमको 10 रुपया देंगे। तो जो परेशानी थोड़ी सी पैसा की थी वो सॉल्व हो गई। प्रत्येक दिन 10 रुपया मिल जाता था। उनको खाना भी बनाकर खिलाते थे और उनका बर्तन वर्तन जो भी है साफ कर देते थे। ऐसे चलता रहा। तब तक उनकी ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर होने के बाद अब पैसा की किल्लत पड़ जाती है। सब्जी में तेल 100 ग्राम खरीद कर सप्ताह तक चलाते थे हम लोग। मैट्रिक का रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन उस स्कूल में 2 ही विद्यार्थी को आया, एक मेरा और एक मेरा दोस्त। पैसा के अभाव के कारण मेरी माँ ने उस समय एक रीड संस्था थी जिसमें पढ़ाने का फैसला किया कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो हो सकता है कि मेरा बेटा जो है का लाइफ खराब हो जाए। मेरी माँ पढ़ाने गई तो गांव के लोग, समाज के लोग उसको बहुत ताना देते थे कि जा रही है, बिगड़ गई है। क्योंकि उस समय गांव की औरतों को बाहर निकलना नहीं रहता था। फिर भी उस सब बात को छोड़कर मेरी माँ ने अपना फैसला सही रखा। उसके बाद मम्मी
मेरी सपोर्ट करने के लिए वो एक रीड संस्था क्रिश्चियन लोगों का था, उसमें 300 रुपया मंथ पर पढ़ाने लगी, जिससे समाज के लोग उसको ताना देने लगे, क्योंकि उस समय घर की बहुएं को निकलना मनाही था, वो घूंघट में रहती थी। मेरी माँ को बहुत सारा ताना सुनना पड़ा। इसके बावजूद वो अपना जॉब नहीं छोड़ी, क्योंकि उसकी अपनी स्थिति बदलनी थी। अगर वो नहीं पढ़ाती तो हो सकता था कि मैं भी नहीं पढ़ पाता उस समय। मेरी एडमिशन इंटर में साइंस से करा दी जाती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि रहूं तो रहूं कहाँ। तब बहुत ढूंढने के बाद एक गांधी लॉज मिलता है, जिसमें 3 कैटेगरी के रूम रहते हैं, एक पक्के के मकान, खपड़े के मकान और मिट्टी का घर, जिसको बिहारी भाषा में फूस के घर बोला जाता है। उस घर में मैंने चुनाव किया रहने के लिए। उस घर में एक दीवार नहीं रहता है और 200-250 विद्यार्थी रहते हैं, जिसमें मात्र 2 ही बाथरूम रहता है। लाइन लगानी पड़ती है उस बाथरूम। बिजली की व्यवस्था उसमें नहीं रहती है। मेरी पढ़ाई और दुगुना हो जाती है। जब पैसा के अभाव के कारण मैं जब कोचिंग में जाता था, तो उस समय शिक्षकों के द्वारा पैसा मांगने पर कोचिंग बदल देते थे। कभी इस कोचिंग से उस कोचिंग, कभी उस कोचिंग से इस कोचिंग। इसी बीच 2 ऐसे शिक्षक मिलते हैं, एक मैथ के और एक फिजिक्स के, जिन्होंने मेरे दोस्त के द्वारा मुझे बुलाते हैं कि तुम कोचिंग क्यों छोड़ दिए। फिर मैंने अपना प्रॉब्लम बताया कि सर मेरे पास पैसा उतना नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। उन्होंने बोला कि पढ़ो, जब पैसा होगा दे देना, नहीं होगा मत देना। मैं आज भी वो ऐसे ऐसे गुरु को प्रणाम करना चाहता हूं कि जो बच्चे को प्रतिभा देखकर फीस माफ कर देते हैं। इंटर के एग्जाम आया, पेट में दर्द थी, जिसके कारण मेरा रिजल्ट सही नहीं गया। मात्र 51.88% रिजल्ट आया, सेकेंड डिवीजन। मेरी एयरफोर्स की सपना थी, चकनाचूर हो गई। कोई भी लोअर मिडिल फैमिली क्लास के विद्यार्थी को यही सपना रहता है कि मैं डिफेंस में जाऊं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या पारामिलिट्री फोर्स, एसएसबी, बीएसएफ में जाऊं। मेरी भी यही सपना थी, जो सपना चकनाचूर हो गई। उसके बाद मेरे गुरुजी जो फिजिक्स के थे, उनसे जाकर मैंने बताया, तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास 2 ही रास्ता है। एक तो तुम इतने पढ़ने में तेज हो कि मैथ को 7-7 तरीका से बनाते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल तुम्हारे जबान पर रहता है, केमिस्ट्री का सब इक्वेशन याद कर लिए हो, तुम आईआईटी का फॉर्म भरो, तुम एक बार में निकाल सकते हो, अन्यथा तुम दोबारा एग्जाम दे दो। फिर मैंने घर पर आकर बोला कि मुझे पैसा दीजिए, आईआईटी का फॉर्म भरना है। घर वाले नहीं दिए, फॉर्म नहीं भरे। दोबारा इंटर का एग्जाम देने का मन नहीं किया। आप लोग को भी मन नहीं करता होगा, कोई भी स्कूल का एक एग्जाम बीत जाने के बाद दोबारा देने का मन नहीं करता है। और मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे, इसीलिए एयरफोर्स का नौकरी मुझे नहीं मिल रही है। इससे बड़ा नौकरी मेरे नसीब में लिखा है। फिर मैंने जनरल कंपटीशन की तैयारी चालू की, बीए में एडमिशन हुआ। मेरी माँ और पापा मुझे आशा भरी निगाहें से देखते हैं कि बड़ा लड़का है, कुछ जाएगा तो काम करेगा तो हो सकता है कि परेशानी दूर होगी। लेकिन ये सोचते थे कि अगर बाहर जाएंगे, कमाएंगे, तो फिर मेरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। मैं अपना प्रॉब्लम माँ से रखा।
कि मुझे पढ़ना है। माँ ने एक ही शब्द बोला कि तुम घर की परिस्थिति देखते ही हो, हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं, तुम कैसे पढ़ोगे ये जानो, ये समझो कि हम लोग तुम्हारे नजर में मर चुके हैं, नहीं है। उसके बाद मेरे दो दोस्तों ने सहायता की, उन्होंने अपने पैसे की बदौलत 2-3 माह तक रखा। उसके बाद होम ट्यूशन मुझे दिलवाया। होम ट्यूशन प्लस 2-4 बच्चे और मिल जाते थे, 7-7 घंटा पढ़ाते थे हम, 12 से 7 बजे तक। फिर लगा कि पढ़ाई कब होगी, पैसा का ज्यादा अभाव के कारण कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किए। हम लोग 15-20 लड़के मिल के ग्रुप स्टडी करते थे, उसमें प्रत्येक छात्र एक टीचर और एक स्टूडेंट था। जो भी प्रॉब्लम होती थी एक दूसरे से हम लोग डिस्कशन करके पढ़ाई करते थे। उसके बाद मैंने 4 ही घंटा पढ़ाने का निश्चय फैसला लिया, क्योंकि ज्यादा देर पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा कब। उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ, आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई भी फाइनल हुआ। इस बीच बहुत सारी परेशानी आई, एग्जाम देते रहे। मैं सीडीएस के पीटी में पास करके एसएसबी इंटरव्यू में छट गया था, और मेरे लाइफ की पहली ज्वाइनिंग एज असिस्टेंट ड्राइवर, जिसको एएलपी बोला जाता है, रेलवे में हुई। घर में खुशी का माहौल था, मैंने रेलवे ज्वाइन किया। उसके बाद पहली सैलरी जो मिली, उसके बाद लग रहा था कि पूरा दुनिया मेरे मुट्ठी में है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। और मेरी जो इच्छाएं थी, क्योंकि मेरे पास किताबें नहीं थी, मेरे दोस्त के द्वारा किताब प्रोवाइड की गई थी, या जो भी छात्र जिनका सिलेक्शन हो जाता था वो लोग मुझे किताबें देकर जाते थे। तो मैंने उस पहली सैलरी से मैंने जो भी अपने मन में भड़ासे थी, पहले किताब खरीदे, फिर मेरे पास जीन्स पहनने का मन था, मैंने पहली बार जीन्स पहना, जूते खरीदे, यानी जो भी इच्छाएं थी वो सब मैंने अपना उतार दिया। रेलवे में जाने के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखा। उसी बीच मैंने एसएससी सीजीएल 2010 का भी एग्जाम दिया, जो बाद में ऑडिटर इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ऑडिटर ही मिला मुझे। पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैं ऑफिस से 6 बजे आने के बाद 7 बजे से 11 बजे तक दूसरे के रूम में जाकर पढ़ता हूँ। फिर सुबह में 6 से 8 पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद ऑफिस में भी जब समय मिलता है तब मैं पढ़ता हूँ। और इसी बीच मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे ऐसा जॉब चाहिए ताकि मैं बिहार में जाऊं और अपने समाज को बदलूं। तो उसी बीच बिहार एसएससी सीजीएल, रेलवे का सीए और एसएससी सीजीएल के द्वारा डिविजनल अकाउंटेंट, एक साथ मेरे पास 3-3 ज्वाइनिंग लेटर मिलती है, बिहार जाने का मौका मिलता है मुझे। अब लगता है कि मैं जाऊं तो जाऊं किसमें। घर वाले, मेरे ससुराल वाले, वो सब लोग चाहते हैं कि सीए पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज के डेट में एनटीपीसी जो आप लोग जानते हो, उसमें सीए सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होता है। घर वाले का दबाव है कि सीए में जाओ। मुझे मन करता है कि नहीं, मैं डिविजनल अकाउंटेंट में जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा जॉब है, इसमें समय मिलेगा, मैं अपने समाज को बदलूंगा, समाज के बच्चे को पढ़ाऊंगा। और मैं ज्वाइन कर लेता हूं 2016 में डिविजनल अकाउंटेंट। इसी बीच 2014 सीजीएल में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिलता है। 2015 सीजीएल पीटी मेंस
क्वालिफाई कर जाते हैं। जब गांव में पोस्टिंग हुई तो गांव में ज़्यादा समय व्यतीत करने लगा। फिर मैं बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मैं एसएससी और रेलवे के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो। एग्जाम तो बहुतों निकाले, लेकिन 2 एग्जाम के बारे में मैं बताता हूँ। एसएससी आप अगर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो 4 चीज पर आपको फोकस करनी होगी: मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। मैथ में भी 2 पार्ट, एडवांस और अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से मजबूत तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आपकी एडवांस मैथ भी मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर के पॉइंट को देखना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना होगा। जीके जीएस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को देखना होगा। और रेलवे में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये 3 चीज होती है। मैथ के लिए प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो, रीजनिंग भी और जीके जीएस, ये तीनों का प्रीवियस ईयर बिल्कुल तुम्हें कारगर साबित होगा। स्ट्रेटेजी बनाओ कैसे पढ़ना है तुमको। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो एग्जाम आया उस एग्जाम को देने के लिए चल देते हैं। पहले पूरे एग्जाम के लिए तुम्हें क्या पढ़ना है उस पर फोकस करो। एक एक मैथ के चैप्टर को बनाओ, और जो चैप्टर में प्रॉब्लम होती है आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है पूछ सकते हो, या कोई भी अगल बगल में कोई भी टीचर होंगे उनसे भी जो है डिस्कशन कर सकते हो। मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से तुमको सफलता मिलेगी। रुकना नहीं है। इसी पर कहा गया है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिनको छत पर जाना है, आपको तो आसमां की दूरी तय करनी है, इसीलिए रास्ता खुद बनाओ। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है बीपीएससी एग्जाम यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम क्लियर करना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स बीपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बीपीएससी टॉपर्स, अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियां सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो अगर आप बीपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ बीपीएससी इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दे और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।